तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेकर। आज आपको बताएंगे उस ऑनलाइन बेटिंग के सबसे बड़े भगौड़े को हमारी एजेंसीज दुबई से हिंदुस्तान क्यों नहीं ला सकी। कहाँ हमारी भारत सरकार की और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की चूक रह जाती है कि वो छात्र अपराधी दुबई में अरेस्ट होने के बावजूद हिंदुस्तान की या भारत की जगह पर थाईलैंड को सौंप दिया जाता है। कैसे उसने मैनेज किया कि हिंदुस्तान से वांटेड पहुंच गया बैंकॉक, थाईलैंड। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। देखिए कैसे देश की इकॉनमी के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे अपराधी किस तरीके के चकाचौंध दस्तावेज बनाते हैं जो हमारी एजेंसीज को भी धोखे में रख जाते हैं। हम बात कर रहे हैं अहमद मजीठिया की। बहुत बड़ा ऑनलाइन बेटिंग का मास्टरमाइंड। पिछले दिनों में हमने एक एपिसोड किया था मध्य प्रदेश के दो बड़े ऑनलाइन बैटिंग चलाने वाले महादेव बुक वाले, उनमें सौरभ चंद्राकर और उसका साथी रवि उप्पल। ये लोगों की, जब सौरभ की दुबई में शादी होती है तो 200 करोड़ से ज़्यादा खर्चा किया गया उस शादी पे, और हिंदुस्तान से बड़े वीआईपीज़ को, सेलिब्रिटीज़ को स्पेशल जहाज से नागपुर से लेके जाया गया दुबई। और भारतीय एजेंसियों ने बाद में जब रेड मारी तो तकरीबन 300 करोड़ रुपए का उनका जो जायदाद थी, कागज पत्र थे, वो जब्त किए गए ईडी ने। लेकिन उसके बाद सब ठंडे बस्ते में चला गया। और ये आदमी अमित मजीठिया, इसको कहते हैं, ये दोनों उप्पल और चंद्राकर का गुरु। ये आदमी जिसने इनको ऑनलाइन बैटिंग का धंधा सिखाया, दुबई में बैठ के इनके सर्वर सेटअप करवाए, और उसके बाद में जो इन्होंने वो जो पैसा कमाया, करोड़ों, लाखों, हजारों करोड़ रुपए, उसमें जो एक होटल बिजनेस शुरू किया, बड़ा संजीदा किस्म का, बड़ा हाई एंड होटल बिजनेस, रेसिडेंसीज बनाने का, उसमें ये इनका पार्टनर भी है। और आपने टेलीविज़न पे देखा होगा, एक इसकी अपनी चैनल कह लो या इसका एक ऑनलाइन पोर्टल कह लो या इसकी एक यूनिट वहाँ पे चलती है जिसका नाम है क्रिकेट बैटिंग टिप्स फ्री, CBTF। उसका मालिक ये है। बहुत सी टेलीविज़न अपने जो इसने प्लेटफॉर्म बना रखे हैं उनकी वजह से सब टीवी पे बैटिंग की टिप्स देता है। और एक हमारे फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार हैं इमरान हाशमी, वो इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। एक कोई एक क्रिकेटर भी है, मनीष समथिंग, मैं पूरा नाम कम देखता हूँ, क्रिकेट नाम नहीं याद रहते। वो क्रिकेटर इनके दूसरे प्लेटफॉर्म पे इनका ब्रांड एम्बेसडर इस आदमी का। और लाखों करोड़ों रुपए इस आदमी ने बैटिंग की टिप्स देते हुए लोगों को कमाए। और उसके साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा होल्ड है। कुछ बड़े फिल्म इंडस्ट्री के एनुअल अवार्ड फंक्शन को स्पॉन्सर भी करता है। और जो एडवर्टीजमेंट्स आती हैं आपने देखी ऑनलाइन बैटिंग की, उनमें से बहुत बड़ी जो कंपनी जो एडवर्टीजमेंट रिलीज करती है मीडिया में, वो कंपनी भी इसकी है। तो एक नहीं, ये 20-25 कंपनियां चला रहा था दुबई में बैठ के। लेकिन वहाँ बैठ के इसने कुछ ऐसा गलती कर दी, तकलीफ में आ गया। उसके पहले भारत सरकार, खासतौर पे ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, उसने एक बहुत लंबा चौड़ा डोजियर इस पे बनाया। इतने पुख्ता सबूत रखे कि कैसे ये आदमी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, इलीगल बैटिंग में और हमारे फाइनेंशियल ढांचे को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहा है।
और इसके इंटरनेशनल तार हैं जुड़े हुए। इसके खिलाफ एक बहुत पायबंद डोजियर बनाया और सीबीआई ने वो डोजियर इंटरपोल को भेजा। इंटरपोल ने पूरा वो इसके खिलाफ मसौदा पढ़ के पहले ही झटके में, नहीं तो कई बार इंटरपोल बहुत ऑब्जेक्शन करता है, ये आपकी एविडेंस बराबर नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, कई बार महीने और साल लग जाते हैं रेड कॉर्नर नोटिस जो इंटरपोल का होता है वो इशू करने में। लेकिन इस आदमी के केस में, अमित मजीठिया के केस में, ये नोटिस पहले ही झटके में इशू कर दिया गया। मतलब इसके खिलाफ बहुत ही पुख्ता सबूत थे। हमारी एजेंसीज ने अच्छा काम किया था, अच्छे सबूत जुटाए थे और इसके खिलाफ इंटरनेशनल रेड कॉर्नर नोटिस RCN इशू कर दिया गया। और ये प्रोसेस इसके खिलाफ काम करने की जारी थी 2021 से। तो हमारी एजेंसी ने 2021 से लेकर 2023 तक के जो इसके घपले थे, जो कारनामे थे, उनमें कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी है जो सरकार और हम सब लोग नहीं शेयर करना चाहते, जो इसके खिलाफ थी। इस आदमी को कहीं अंदर से खबर लगती है कि मेरे खिलाफ इस किस्म की कार्रवाई चालू है। वो आपको बताएंगे आने वाले दिनों में, शायद अभी कोशिश जारी है उसको थाईलैंड से लाने की। जब आएगा तो वो शेयर करेंगे, अभी ठीक नहीं है वो। तो ये आदमी क्या करता है, इसको लगा कि मेरे खिलाफ जो इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट इशू हो रहा है, RCN रेड कॉर्नर नोटिस इशू हो रहा है, वो मेरे इंडियन पासपोर्ट के बेस पे हो रहा है। और बात सही है। इंडिया अगर किसी के खिलाफ नोटिस निकालता है तो अगर वो इंडियन नेशनल है तो उसका इंडियन पासपोर्ट की डिटेल्स इंटरपोल को भेजी जाती। ये आदमी की आप दिमाग देखिए, इस किस्म के क्रिमिनल कितने चतुर होते हैं। इसने एक कंट्री है जिसका नाम मैंने पहली बार जिंदगी में सुना, उसका नाम है वेनाउतु। आपने सुना कभी? वेनाउतु कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्री, हिंदुस्तान के नज़दीकी है, समुंदर में है, आइलैंड है। एक नहीं 180-82 छोटी छोटी आइलैंड, उनको मिला के एक कंट्री बना। उसमें आसपास और भी बहुत से कंट्री हैं, इंडिपेंडेंट कंट्रीज, इन सबको मिला के ओशियानिया कह देते हैं, समुंदर के अंदर हैं। उनमें सबसे नज़दीक जो कंट्री पड़ता है वेनाउतु के पास, वो है फिजी। फिजी न्यूजीलैंड से तकरीबन, ऑकलैंड जो है वहाँ से 1000 किलोमीटर जो समुद्री नॉर्थ होती है उतना है। और अगर आपको वेनाउतु जाना हो, बड़ा अजीब सा नाम है, तो आपको कलकत्ता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ़्लाइट लेनी पड़ेगी और 35-40 मिनट लग जाते हैं। हवा का रुख देख के कई बार 5-7 मिनट कम ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो समझ लिए कि तकरीबन 700-800 किलोमीटर, क्योंकि नॉर्मली जो फ़्लाइट टाइम होता है वो 500 किलोमीटर का तकरीबन उतरना चढ़ना करना मिला के वो आधा घंटा होता है। बॉम्बे से गोवा जाना हो तो आपको आधा घंटा लग जाता है, बाई रोड जाओ तो आपको 600 किलोमीटर जाना पड़ता है। अब देखिए, इस आदमी ने इस छोटी सी आइलैंड का एक जो कंट्री बना हुआ है, वहाँ का पासपोर्ट ले लिया, वेनाउतु का पासपोर्ट, और उस पूरे कंट्री की पॉपुलेशन 4 लाख के करीब है। और उस पूरे छोटी छोटी जो टापू हैं उनमें किसी में 100 लोग रहते हैं, किसी में 150, किसी में 200। लेकिन एक थोड़ी बड़ी आइलैंड है जिसका नाम है पोर्ट, इसके पोर्ट पहले लगता है, साथ में एक और उसका नाम है पोर्ट वीज़ा या समथिंग। वो इनकी कैपिटल है। उसकी आबादी जो है वो 1.5 लाख के करीब है। तो पूरे कंट्री की आबादी 4 लाख,
कैपिटल की आबादी जो है वो 1.5 लाख के करीब, और वहाँ से जो उनकी एम्बेसी फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक प्रेसिडेंट होता है उनका, वो छोटे मोटे कबायली लोग जो आइलैंड में रहते हैं वो चुन लेते हैं। और एक ज़माने में इस कंट्री के ऊपर फ्रांस और इंग्लैंड दोनों का मिला जुला कंट्रोल था, हुकूमत थी, और ज़्यादातर लोग यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को मानने वाले हैं। कुछ 3-4 फैमिली जो है वो मुस्लिम हैं, बाकी किसी कम्युनिटी किसी धर्म के लोग वहाँ नहीं रहते हैं। तो क्रिश्चियन कंट्री है, इंग्लिश स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग, तो दोनों भाषा उस कंट्री में चलती। तो इन भाई साहब ने वहाँ का पासपोर्ट ले लिया, और जो दुबई में अपनी एंट्री मारी, अब भारत सरकार को तो ये लगता था जब ये आदमी भगौड़ा करार हुआ, देश छोड़ के भागा, जब इसको एजेंसियाँ 221 में ढूंढ रही थी, तो ये आदमी ने विनाउतू जाके वहाँ का पासपोर्ट ले लिया, कुछ पैसा वैसा जमा करवाया होगा, कुछ प्रॉपर्टी खरीदी होगी, कुछ वहाँ का सिस्टम होगा। तो मैं पहले सोच रहा था कि आपको उस कंट्री का नाम नहीं बताऊं, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे भगौड़ा लोग जो है देश छोड़ के भागने के इच्छुक हैं। सबको कहीं रास्ता नहीं मिल जाए कि सबसे बढ़िया तरीका है भारतीय पासपोर्ट छोड़ के आप विनाउतू जाओ, आपको पासपोर्ट मिल जाएगा और फिर दुनिया भर में कहीं भी जाओ। और मज़े की बात यह है कि अगर आपको विनाउतू जाना है भारतीय नेशनल्स को, आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। आप 30 दिन तक वहाँ पे बिना वीज़ा के रह सकते हो, वीज़ा ऑन अराइवल। उनकी कोई भारत में एम्बेसी नहीं है, कुछ नहीं। आप खाली कलकत्ता से फ्लाइट जाती है वो जो वहीं से रुकती है, और वहाँ से आगे न्यूजीलैंड ऑकलैंड चले जाते हैं। और उसके साथ फिजी कंट्री है बहुत, जहाँ पे बहुत सारे भारतीय रहते हैं, वो वहाँ का सबसे नज़दीक कंट्री है विनाउतू का। तो ये भाई साहब ने वो पासपोर्ट लेके दुबई में एंट्री करते हैं। अब भारत सरकार को ये लगता है कि ये आदमी दुबई में रह रहा है, तो इसका रेड कॉर्नर नोटिस इशू हो चुका है और इसको वापस भारत लाना है, ताकि उसके खिलाफ जो चार्जेस है वो उसके साथ प्रोसीड किया जा सके लीगली। तो हमारी सरकार दुबई सरकार को लिखती है कि ये आदमी आपके देश में रह रहा है, ये हमें चाहिए। उसको लेके दुबई की सरकार जो उनकी मिनिस्ट्री है वो एक्शन में आती है। उस आदमी को पकड़ा जाता है तो उसके पास तो भारतीय पासपोर्ट ही नहीं है। वो कहता है मैं तो विनाउतू का रेसिडेंट हूँ, ये मेरा पासपोर्ट देखिए। तो दुबई की अथॉरिटी ने देखा कि पासपोर्ट तो असली था, उन्होंने चेक किया। विनाउतू सरकार ने कहा जी हमने किया, ये तो हमारा आदमी है। उसी समय एक मोड़ आता है पूरी इस कॉन्स्पिरेसी में, जब भारत सरकार की रिक्वेस्ट दुबई पहुंचती है कि इसको हमारे पास भेजिए, रिपोर्ट कीजिए। भारतीय एजेंसीज के कुछ ऑफिसर दुबई भी जाते हैं, लेकिन तभी थाईलैंड सरकार से एक नोटिस पहुंच जाता है दुबई की पुलिस अथॉरिटीज़ के पास, इंटरनल सिक्योरिटी के पास, कि ये आदमी अमित मजीठिया ये विनाउतू का रेसिडेंट है और इसने हमारे कंट्री में बहुत बड़ा ऑनलाइन फ्रॉड किया हुआ है, उसके लिए हमें ये आदमी चाहिए। अब दुबई सरकार ने सोचा कि उनकी जो कोर्ट थी, जो देखती है जो डिपार्टमेंट, कि भारत सरकार इसको मांग रही है, लेकिन इसके पास भारत सरकार इसको भारतीय कहती है पर इसके पास भारतीय पासपोर्ट नहीं है। अब थाईलैंड सरकार इसको कहती है कि जो थाईलैंड का आदमी है, थाईलैंड में वांटेड है, लेकिन इसके पास विनाउतू का पासपोर्ट है, तो उनकी खबर ज़्यादा पुख्ता लगती है। तो दुबई सरकार ज़्यादा वेट नहीं करते, वो किसी की परवाह नहीं करते, तो उन्होंने उस आदमी को डिपोर्ट करके बैंकॉक भेज दिया। अब हिंदुस्तान की भारत की एजेंसी हाथ मलती रह गई। ये पहली बार नहीं हुआ जब थाईलैंड में एजेंसीज को मैनेज किया गया हो भगौड़े लोगों को पकड़ने के लिए।
मुझे याद है 97 में एक दिनेश पांड्या के केस हुआ था, हिंदुस्तान का नाम चीन, डायमंड डीलर था। हमने एक एपिसोड भी बनाया था और सुराज डायमंड वालों के साथ कुछ 6-7 करोड़ रुपए का कुछ लेने देने का केस था। आदमी देश छोड़ के बैंकॉक में जाके सेटल हो गया था, वहाँ वाइट जम नाम की कंपनी खोली, बहुत पावरफुल आदमी हो गया, वहाँ का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये वो सब उसके यार दोस्त बन गए और वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन बैंकॉक। उसके बाद वो आदमी एक बार मुंबई आता, लेकिन उसकी खबर जतन मेहता सुराज डायमंड्स वाले को लग जाती है कि इस आदमी ने मेरे साथ 5-6 करोड़ रुपए का कोई घपला किया था, आजकल हिंदुस्तान में है तो इसको पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन उसने कोई कंप्लेंट नहीं की थी, कोई लीगल उसके पास नहीं था, तो उसने एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को कॉन्फिडेंस में लेके उसको बता दिया। और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि वो आदमी आज ही रात को फ्लाइट पकड़ के कहीं जा रहा, देश छोड़ के। तो पुलिस ने जब इमिग्रेशन से चेक किया तो क्राइम ब्रांच के लोगों ने उसको जहाज़ में बैठे हुए उतार के ले आए। वो आदमी जहाज़ में बैठ के जिम्बाब्वे जा रहा था, साउथ अफ्रीका के पास। पुराने ज़माने में उसको रोडेशिया कहा जाता था, बाद में कंट्री का नाम जिम्बाब्वे रख दी। अब वो आदमी जब बैंकॉक में था, जिस किस्म का कोई उसने काम मुंबई में किया उसी किस्म का बैंकॉक में किया, लोगों का देनदार हो गया। वहाँ से जहाज़ से निकाल के क्राइम ब्रांच ने डिटेन कर लिया। और जब उसके वकीलों ने अगले दिन कोर्ट में केस किया कि हमारे आदमी को आपने जहाज़ से उतार के अरेस्ट क्यों किया है, क्या है इसके खिलाफ, तो जतन मेहता ये तो नहीं कह सका कि मैंने इससे पैसे लेने हैं, तो लेकिन उसने पुलिस को बता दिया कि इसके खिलाफ थाईलैंड से एक रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल का निकला हुआ है। तो पुलिस ने कोर्ट को बता दिया कि इसके खिलाफ थाईलैंड का रेड कॉर्नर नोटिस है, इसलिए हमने इसको पकड़ा, वो नोटिस हमारे पास भी आया हुआ है। तो कोर्ट ने कहा कि हमें वो नोटिस दिखाइए। अब वो नोटिस जब, और 2 दिन का 48 आवर्स का टाइम कोर्ट ने दे दिया। अब ये पांड्या के जो रिश्तेदार थे उन्होंने बैंकॉक में अपने लोगों को, असल पुराने जो थे अंदर के जानते, उनको बोला कि आप अगर दिल्ली से सीबीआई आपसे कोई नोटिस की कॉपी मांगती है तो उनको भेजना मत, 48 आवर्स बाद में भले भेज देना। तो एनीवे दे मैनेज। और जब 48 घंटे में मुंबई पुलिस कोर्ट में वो इंटरपोल का नोटिस थाईलैंड का नहीं पेश कर सकी तो जज ने उसको जमानत दे दी और ये भी कहा कि इसका पासपोर्ट इसको वापस दिया जाए। और आदमी थोड़े दिनों के बाद अपना 2 दिन के बाद वो पासपोर्ट लेके यहाँ से कहीं नेपाल चला गया, नेपाल से फिर वो जिम्बाब्वे पहुँच गया। तो ये थाईलैंड ऐसे कामों के लिए मशहूर है। एक और बड़ी एग्जाम्पल आपको जाते जाते बता दें, छोटा राजन पे हमला करने वाला मुन्ना जंगाड़ा, सबको मालूम है मुंबई के जोगेश्वरी का रहने वाला, लेकिन जब थाईलैंड कोर्ट ने उसको, पुलिस ने उसको पकड़ा, उसके बाद सज़ा हुई। सज़ा में छूटने के बाद भारत सरकार ने एप्लीकेशन दिया कि ये हमारे देश वापस भेजना चाहिए। तो उसने पेश कर दिया कि मैं तो हिंदुस्तान का आदमी है ही नहीं, मैं तो पाकिस्तान का नेशनल हूँ, पाकिस्तानी पासपोर्ट दिया। बहुत लंबी लड़ाई हुई कोर्ट कचहरी में थाईलैंड में, लेकर अल्टीमेटली थाईलैंड की अदालत ने मुन्ना जंगाड़ा को वापस पाकिस्तान भेज दिया, हिंदुस्तान भारत के हवाले नहीं किया। तो दोस्तों, इस तरह से कुछ कंट्री ऐसे होते हैं जहाँ पे हर चीज़ मैनेज की जा सकती है। उसी तरह इस समय मजीठिया ने हिंदुस्तान भारत ना आने की कवायद को रोकने के लिए फिर उसी थाईलैंड का सहारा लिया। पहले वहीं पे अपना एक केस पेंडिंग रखा और जब उसको लगा कि भारत जाना पड़ेगा तो वो अपना असर सूख पैसा की जब जोर पे थाईलैंड चला गया। इसी तरह आपको मालूम होगा कि वो जो एक पुराना क्रिमिनल था, अभी मर गया, वो बड़ा वो दिल्ली तिहाड़ जेल से जो भागा था, वो उसने भी थाईलैंड कोर्ट का सहारा लेके इसी तरह, चार्ल्स शोबराज उसका नाम था, उसने भी
थाईलैंड का सहारा लेके क्राइम किए, बाद में थाईलैंड से बचने के लिए नेपाल अदालत का सहारा लिया और उसके बाद जेल तोड़ के भागा, हिंदुस्तान आया। तो ये ड्रामेबाजियाँ इंटरनेशनल क्रुक और इंटरनेशनल और रैकेटियर्स जो हैं वो दो देशों के कानूनों का फ़ायदा उठा के इस तरीके से मैनेज करते हैं कि उनको जहाँ नहीं जाना है वहाँ नहीं जाने में वो कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ये एक नया कंट्री है विनायउत्तु। अब ये आप देखिए, नेक्स्ट टाइम घूमने जाना हो तो आपको मॉरिशस जाने की ज़रूरत नहीं, अंडमान निकोबार जाने की ज़रूरत नहीं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाने की ज़रूरत नहीं। इन सब से बहुत सस्ता डेस्टिनेशन है विनाउत्तु और वहाँ का आप पासपोर्ट भी ले सकते हो। तो इसी के साथ आज का एपिसोड ख़त्म करेंगे। आने वाले दिनों में इसी तरह से क्राइम के साथ जुड़े हुए नए नए खुलासे लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।